If you want to improve your science and math, you can check the description below. Huge discounts are available on different courses of Infinity Learn by Sri Chaitanya. And if you use my code BB10, you will get additional 10% discount. Hello students, myself मनोजीत वर्धन, आपका बायोलॉजी टीचर। इस वीडियो में मैं ICSE बायोलॉजी क्लास 9 का चैप्टर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस लेके आया हूँ। पहले हेल्थ का डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। यानी अगर किसी को डिजीज नहीं है या फिर वो दुर्बल नहीं है, इसका मतलब वो हेल्दी नहीं है। हेल्थ का डेफिनेशन क्या है? वो अगर फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग है, फिजिकली फिट, मेंटली फिट और सोशली फिट अगर है तो उसी को हम लोग एक हेल्थ या अच्छा हेल्थ का डेफिनेशन मानेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स ऑफ पीपल, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। कोई एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर बहुत सारा इंसान इकट्ठा होकर काम करता है तो उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे हम लोग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ पीपल ह्यूमन हेल्थ के ऊपर काम करता है तो उसको हम लोग कहेंगे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम हम सभी ने सुने होंगे, या फिर रेड क्रॉस। ठीक है, तो ये जो मैंने दो नाम कहा WHO एंड रेड क्रॉस, ये है इंटरनेशनल लेवल पे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन लोकल लेवल पे लोकल बॉडीज हो सकता है, नेशनल लेवल पे भी नेशनल बॉडीज या नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। अभी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया में देखेंगे, मतलब इंडिया में क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स आता है उसको लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम लोग जरूर जानते हैं कि इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। चाइना नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है इंडिया है। तो इंडिया में इतना जो पॉपुलेशन, ह्यूज पॉपुलेशन है, तो ये, और इंडिया भी एक वास्ट कंट्री है या लार्ज कंट्री है। यहाँ पे जो ह्यूमन हैबिटेबल एरिया है या ह्यूमन का जो हैबिटेशन है जहाँ पे इंसान रहते हैं, उसको हम लोग 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जियोग्राफिकली बहुत डाइवर्स एरिया हमें मिलेगा और क्लाइमेट के ऊपर बेस करके भी डिफरेंट एरिया हमें मिलेगा, है ना, डिफरेंट डाइवर्सिफाइड एरिया मिलेगा। जैसे कश्मीर में वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, राजस्थान में दूसरा क्लाइमेटिक कंडीशन है ना। तो डिफरेंट क्लाइमेटिक एंड जियोग्राफिक कंडीशन इंडिया में है जहाँ पे इंसान बसते हैं। तो उसको हम लोग 5 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 बिग सिटीज, फिर स्मॉल टाउन्स, फिर विलेजेस, रिमोट एरियाज एंड स्लम ड्वेलिंग्स। एक एक करके मैं आता हूँ। बिग सिटीज, लार्ज सिटीज जैसे मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, है ना। यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है। इन शहरों में बहुत ज़्यादा पीपल एक साथ रहते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री होगा, लार्ज ऑफिसेस होगा, फिर व्हीकल का नंबर बहुत ज़्यादा होगा, है ना। फिर आते हैं स्मॉल टाउन। स्मॉल टाउन में इतना पॉपुलेशन नहीं होगा। जैसे महाराष्ट्र में माथेरन, है ना, माथेरन एक स्मॉल टाउन है, ब्यूटीफुल टाउन। तो वहाँ पे उसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर पॉपुलेशन साइज, क्या वो मुंबई के साथ सेम होगा? नहीं, वहाँ पे बहुत कम इंसान रहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं विलेजेस, जो गांव जिसे हम कहते हैं विलेजेस, यहाँ पे भी उतना ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होगा, शहर के तुलना में कम होगा। फिर यहाँ पे इंडस्ट्रीज उतना ज़्यादा नहीं होगा, है ना। यहाँ पे मोस्टली हम लोग जो पोल्ट्री फार्मिंग देखेंगे, एग्रीकल्चर देखेंगे, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करके ही इंसान का जीवन चलता है। फिर आते हैं रिमोट एरियाज, जो बहुत दूर जगह पे होता है, जहाँ पे मोस्टली ट्राइबल कम्युनिटीज हमें दिखता है। यहाँ पे पीने का पानी का सुविधा भी नहीं है, हॉस्पिटल्स या मेडिसिन का सुविधा भी उतना नहीं होता है। ठीक है, ट्राइबल एरियाज जो होता है, एकदम रिमोट एरियाज। एंड नंबर 5 स्लम ड्वेलिंग्स, यानी जो बस्ती एरिया होता है, स्लम जो झोपड़ी एरिया होता है, ये शहर के आजू बाजू में ही हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत ही मतलब साफ सफाई उतना रहता नहीं है, है ना। बहुत सारा इंसान एक छोटे जगह पे एक साथ रहते हैं, तो अनहाइजीनिक कंडीशंस ये झोपड़ी में देखने को मिलता है। तो ये 5 कैटेगरी में हम लोग हैबिटेशंस को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे इंसान रहते हैं। और डिफरेंट हैबिटेशंस में हेल्थ रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज आते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसको जनरलाइज्ड वे में अगर डिस्कस करने चाहेंगे तो उसको हम लोग, वो डिजीज को हम लोग 2 कैटेगरी में मेनली डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज, यानी वो डिजीजेस जो
खाने के साथ या पानी के साथ वो फैलता है एक दूसरे में। और दूसरा इंसेक्ट एंड एयरबॉर्न डिजीज, यानी जो इंसेक्ट और वायु के माध्यम से एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकता है। ठीक है, पहले हम लोग आते हैं फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज। इसका एग्जाम्पल हम लोग को जरूर पता होगा, मैं कुछ बोल रहा हूं यहाँ पे देखिए। सपोज डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफॉइड, डिसेंट्री। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन है। कहाँ पे? जहां पे प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं होता है। ठीक है, जहां पे प्रॉपर फिल्टर्ड वाटर सप्लाई नहीं होता है। अगर वाटर में कोई कंटामिनेशन है, साफ पानी, साफ पीने का पानी अगर सप्लाई नहीं होता है, तो वो सब जगह पे ये सब जो डिजीज है इसका चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर एट सम प्लेसेस हार्मफुल मिनरल कंटेंट्स इन वाटर ऑब्टेन्ड थ्रू वेल्स और हैंड पंप्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। इंडिया में बहुत सारे जगह है, जैसे वेस्ट बंगाल में कहीं कहीं पर जो कुएं का पानी है उसमें आर्सेनिक का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसलिए वो सब एरिया में ब्लैक फुट डिजीज पाया जाता है ना। तो ऐसे जो मिनरल कंटेंट, अगर हार्मफुल जो मिनरल है वो अगर वेल में, मतलब कुएं का पानी में या फिर हैंड पंप से जो पानी निकलते हैं मिट्टी के नीचे से, उसमें अगर मिनरल कंटेंट ज़्यादा हुआ तो वो सब एरिया में काफ़ी डिजीजेज फैल सकता है। फिर अनट्रीटेड सीवेज और इफ्लुएंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज poured into rivers and other water bodies harm the people living alongside। जो कारखाना से या मतलब इंडस्ट्रियल जो सेवेज है, या फिर घर में भी जो हम लोग जो कूड़ा कचरा है अगर उसको हम लोग पानी में फेंकते हैं, मतलब जो वेस्ट है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हो सकता है, वो डोमेस्टिक वेस्ट भी हो सकता है। अगर उसको हम लोग किसी घर के पास नाला में फेंक देंगे, या किसी इंडस्ट्री के अगर पास कोई नदी है वहाँ पे अगर इंडस्ट्रियल सेवेज को अगर डाल रहा है, तो वो जो पानी वहाँ पे दूषित होता है तो उसका इफेक्ट उस जो रिवर के आसपास रहने वाला जो इंसान है उसके ऊपर उस हेल्थ इश्यूज आ जाता है। ठीक है, फिर नंबर बी हम लोग आते हैं इंसेक्ट एंड एयरबॉर्न डिजीजेज, यानी इंसेक्ट के थ्रू और वायु के माध्यम से जो डिजीज फैलता है। द पब्लिक इन जनरल, स्पेशली द अनएडुकेटेड विलेज फोक, जो उतना एडुकेटेड नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, आर नॉट कॉन्शियस ऑफ द फ्लाइज विच अलाइट ऑन एक्सपोज्ड फूड स्टफ एंड कंटामिनेट देम। ठीक है, जिसका उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उसको वो ये समझ नहीं है कि अगर खाने को हम लोग एकदम ओपन छोड़ देंगे तो उसके ऊपर आके जो मक्खी बैठ रहा है वो मक्खी कहीं से कोई जार्म को लेके खाने में डाल रहा है। तो ये प्रॉपर नॉलेज नहीं रहने की वजह से जो फ्लाई के वजह से जो डिजीज फैलता है उसका चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, लैक ऑफ जनरल क्लीनलीनेस लीड्स टू ब्रीडिंग ऑफ हाउस फ्लाइज, मस्क्यूटोज एंड अदर इंसेक्ट्स विच कॉज डिजीजेज। अगर हम लोग जनरल क्लीनलीनेस, यानी जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसका आसपास को अगर क्लीन नहीं रखेंगे, अगर पानी जमने देंगे, पानी गंदा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मच्छर आएगा ना, मच्छर आगे एक एग ले करेगा तो वहाँ पे मच्छर का जो क्या होगा, वहाँ पे मच्छर का नंबर इंक्रीज होगा और मच्छर से बहुत सारा डिजीज फैलता है ना, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू। तो आसपास को अगर हम लोग साफ सुथरा रखेंगे तो वहां पे हाउस फ्लाइज, मस्क्यूटोज ये सब ब्रीड नहीं कर पाएगा, ब्रीड नहीं करेगा तो उसका नंबर इंक्रीज नहीं होगा। तो जो डिजीजेस फ्लाइज और मस्क्यूटोज या अदर जो इंसेक्ट्स है उससे फैलता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं अगर हम लोग जनरल क्लीनलीनेस को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए, थैंक यू।